एवं कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। सर्वप्रथम मैं आदरणीय मैम को प्रणाम करते हुए इस प्रकरण को प्रारंभ करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं आप सभी के समक्ष कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहले आप सभी के अनुसार आप सभी ने सुना होगा कि जैसे मानव एक सामाजिक प्राणी है। अभी राज मिश्रा जी ने भी कहा हमारे भाई ने, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं आपके अनुसार क्या है? आप में से जो भी जी रोटी कपड़ा मकान। जी अटल जी, जी अटल जी, जी जी बालकृष्ण जी जी अटल जी, आप बोलिए बोलिए जी। हाँ, जैसे कि मानव जीवन के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि उसको रहने के लिए तो सबसे पहले तो घर चाहिए होता है, और उसको जीवन यापन करने के लिए उसको अन्न की भी जरूरत पड़ती है, और तन को ढकने के लिए उसको कपड़े की भी जरूरत होती है। जी जी, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया जी। जी, जैसे तो अटल जी ने भी बताया तो बहुत ही सही बताया है। और इसी पे आधारित आज का हमारा जो प्रकरण है वो है, तो आप सभी में से किसी ने अब्राहम मैस्लो का नाम इससे पहले सुना है क्या? कोई भी छात्र? कोई कहना चाहते हैं? महोदय, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, शायद नेटवर्क इश्यू, शायद जैसे सब जी, प्रॉब्लम। आप मुझसे अटल अटल जी, अभी आ रही है आवाज? जी अभी आ रही है, पर लेकिन कट कट के आ रही, कभी आप रुक रहे हो तो थोड़ा व्यवधान हो रहा है शायद। जी, क्षमा चाहता हूँ उसके लिए, व्यवधान के लिए। आप में से मेरा प्रश्न ये था कि आप में से किसी ने अब्राहम मैस्लो का नाम इससे पूर्व सुना है या उनके विषय में आप जानते हैं कोई? तो आप जो छात्र जानते हैं वो बताएं कृपया। ओके, चलिए, मेरे को लगता है किसी ने नहीं सुना है, तो आज का प्रकरण हम शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अब प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण करता प्रारंभ करूंगा। जी, आप सभी मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी, धन्यवाद जी। तो आज का जो हमारा प्रकरण है यह अब्राहम मैस्लो महोदय के पदानुक्रमित सिद्धांत से संबंधित है। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी के समक्ष पहले अब्राहम मैस्लो महोदय के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। अब्राहम मैस्लो महोदय अमेरिका के एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इनका जन्म 1908 में, 20वीं शताब्दी में 1908 में 1 अप्रैल को हुआ था न्यूयॉर्क शहर में। और इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये अपनी आवश्यकता के एक पदानुक्रमित सिद्धांत के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। और इन्हें 10वें जो इन्हें एक रिव्यू ऑफ जनरल साइकोलॉजी ने 2002 में प्रकाशित एक सर्वे में इन्हें 10वां सबसे अधिक उद्धृत मनोवैज्ञानिक का दर्जा दिया है। इनके पदानुक्रमित सिद्धांत के विषय में जब हम पढ़ेंगे, आप सभी से मैं एक चीज और साझा करूंगा कि पदानुक्रमित होता क्या है। सर्वप्रथम हम इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, पदानुक्रमित किसी भी कार्य का स्तरेण क्रमेण व स्तरेण व व्यवस्थापनम, जैसे कि आप सभी को स्लाइड में अगर दिख रहा होगा, किसी भी चीज का क्रम या स्तर के द्वारा उसका व्यवस्थित करना अवशेष को, ये हम पदानुक्रम के संदर्भ में कह सकते हैं। जैसे हम सभी देखते हैं कि सेना में रैंक होती हैं या किसी भी स्थान पे एक पदों का एक व्यवस्था होती है कहीं पे भी, तो उस चीज को लेके हम समझ सकते हैं उस उदाहरण से। तो इस प्रकार इसको पदानुक्रम कह सकते हैं। जैसे किसी भी आधार पे इसके कई मापदंड हो सकते हैं, किसी भी आधार पे हम पदानुक्रम को समझ सकते हैं। तो मास्लो महोदय ने अपना एक जो इसके संदर्भ में एक पंच सोपानी या पंच स्तरीय एक पिरामिड प्रस्तुत किया अपने इस आवश्यकता के पदानुक्रम को समझाने के लिए।
अंतर्गत उन्होंने बताया कि मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रेरित होता है उनसे, और अपने व्यवहार और उसकी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वैसे वैसे कार्य करने के लिए प्रेरित होता है जीवन में, जिसमें सबसे पहले उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि शारीरिक आवश्यकताएं इत्यादि को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। उसके बाद वो अन्य उससे ऊपरी स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है उसके बाद ही। तो आप सभी से मैं इसी उसमें एक संदर्भ में एक पहले प्रश्न करना चाहूंगा मध्य में। अगर आपका कोई प्रश्न है इतने तक तो मैं आप पूछ सकते हैं। कोपी अस्ति यदि। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आपकी आवाज आ रही है सर। जैसे आपने बताया है कि वो प्रेरित होता है, वो उस चीज के लिए प्रेरित होता है, पर लेकिन किस चीज के लिए प्रेरित होता है आपने ये चीज बताई नहीं है। जी मैंने आंसर कि जैसे व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसकी पूर्ति करने के लिए बाद वो अन्य स्तर की उसके लिए प्रेरित होने लगता है उन कार्यों के प्रति। जैसे हम माफी चाहूंगा पर लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है। हेलो अटल जी, अब आवाज आ रही है आपको? नहीं गुरु जी, आपको ना आवाज दरअसल कट कट के आ रही है और क्लियर नहीं हो पा रही है कि आप क्या कहना चाह रहे हो आप ना। जी अन्य साथी कोई कृपया अगर बताएं कि समस्या हो रही है आवाज में तो आप बताएं जरा। नेटवर्क कोशिश करूंगा कि आपको आवाज पहुंचे। जी बिल्कुल। आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी तो क्लियर हो पा रही है। जी जी धन्यवाद। जी तो मैं कह रहा था कि मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ऐसे ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है। तदनुसार वो ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रेरित होता है जैसे उसकी आवश्यकताएं या जैसे उसकी इच्छाएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए। ऐसे ही जब हम देखते हैं कि आपने बताया जैसे अटल महोदय ने हमें प्रस्तावना प्रश्न के दौरान जब उत्तर दिया कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं, हम देखते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान, जैसे हमें पहले बचपन से कहा जाता है कि रोटी कपड़ा और मकान, या इसमें हम और एक दो चीजें जोड़ देते हैं जैसे वायु हो गई, नींद हो गई, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम देखते हैं। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर ये था कि आपको यहाँ तक कोई परेशानी है तो आप बताइए, अगर कोई प्रश्न है किसी का। चलिए संभवतः आपका कोई प्रश्न नहीं है किसी का, तो मैं एक प्रस्तावना प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि अब्राहम मास्लो महोदय का जन्म कहाँ हुआ था या कहाँ के वैज्ञानिक थे? कोई जवाब देना चाहेंगे महोदय? ध्वनि माया थी बहुत शोभनम अटल जी, बहुत शोभनम। ठीक है, आगे प्रकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन दिख रही है ना आप मेरी? जी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको एक पिरामिड के रूप, जैसे मैंने पहले कहा कि अब्राहम मास्लो महोदय ने अपने इस पदानुक्रम सिद्धांत को एक पंच स्तरीय पिरामिड के रूप में यहाँ पर दर्शाया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने नीचे शारीरिक आवश्यकताओं को रखा है। अब आप सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि शारीरिक आवश्यकताएं सबसे नीचे क्यों रखी हैं और उसको सबसे पहले क्यों कहा गया इसके बावजूद। तो इस संदर्भ में मैं आपको पहले बताता हूँ। आप जैसे देख पा रहे हैं कि शारीरिक आवश्यकताओं को सबसे नीचे रखा गया है। इससे उनका कहने का मतलब है कि सबसे पहले व्यक्ति अपनी उन आवश्यकताओं को पूरी करने में संलग्न होगा या उन पे कार्य करेगा जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जैसे शारीरिक आवश्यकताओं में उसका भोजन हो गया, उसका वस्त्र आदि हो गए, या उसका रहने का ठिकाना हो गया। ये सब चीजें उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति पहले आवश्यक है। तभी आप जैसे ऊपर देख सकते हैं कि सुरक्षा आवश्यकता है उसके बाद जो दूसरा है, तो सुरक्षा आवश्यकता उसके बाद का विषय उसके लिए होता है। जब तक उसकी शारीरिक आवश्यकता उसको पर्याप्त
भोजन या उसको रहने का आश्रय नहीं है, तब तक वो अपने सुरक्षा या आर्थिक या सामाजिक उसके बारे में इतना नहीं सोच पाएगा। पहले उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक होती है कहीं न कहीं। उसके बाद सुरक्षा आवश्यकताओं के विषय में जब हम देखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि जैसे वो आर्थिक सुरक्षा सुरक्षा भी कई प्रकार से हम समझ सकते हैं सुरक्षा को। जैसे आर्थिक सुरक्षा के बारे में हम कह सकते हैं, नौकरी की सुरक्षा, उसे ये होना चाहिए कि मेरी एक सिक्योर जॉब है मेरे पास, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा हूँ, मैं समाज में मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपने परिवार को स्वस्थ रख पा रहा हूँ, उनकी सुरक्षा कर पा रहा हूँ। इन सब की चीजों के उनको एक मनुष्य को सबसे पहले ये वो होता है, आभास होता है ऐसा। तदनंतर वो अपने प्रेम या अपनत्व या समाज में जो उसके मित्रता इत्यादि जो भी उसके कनेक्शन हैं, उन सब की आवश्यकता या उन सभी की पूर्ति के लिए प्रेरित होता है। इसी प्रकार वह सम्मान की आकांक्षा करता है। जब हम ऊपर जाते हैं, उससे भी ऊपर जब वो बढ़ेगा, इन सभी को पूर्ण करने के बाद उसमें सम्मान की आकांक्षा या आवश्यकता का उसे बोध होगा कि मुझे समाज से सम्मान चाहिए या कोई उपलब्धि, या मुझे एक सम्मानजनक जीवन समाज में कैसे मिले, इस चीज के लिए वो प्रेरित होता है, ऐसे कार्यों के प्रति वो प्रेरित होता है। और अंत में जो सबसे उच्च स्तरीय हम देख सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार, जहाँ पे वो अपनी आत्मसिद्धि या आत्म वास्तविकीकरण भी इसको कहा है अब्राहम मैस्लो महोदय ने, उसके लिए प्रेरित होता है। आत्म साक्षात्कार से हम ये समझ सकते हैं कि वो अपने अपने खुद को जान गया। जैसे हमारे मतलब वेदों में या शास्त्रों में कहा जाता है कि स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ, ऐसे कई वाक्य हमें मिलते हैं वेदांत दर्शन में या किसी में भी। तो ऐसे ही कार्यों को अपने, और इसी में जैसे स्वामी विवेकानंद जी का भी आपने एक सुना होगा इसी विषय में, कि व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही वो है। तो इसी प्रकार व्यक्ति जब इन सभी कर्मों को पूरा करेगा, तभी वह आत्म साक्षात्कार जैसे उच्च स्तरीय चीजों को प्राप्त कर सकता है या उसके प्रति प्रेरित हो सकता है, जब उसकी निम्न स्तरीय ये आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। अब हम आगे इसमें देखेंगे कि जैसे इस सिद्धांत का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले मैं आपसे एक कुछ कहना चाहूंगा। जैसे आप सभी देख रहे होंगे कि पिरामिड, मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जैसे आप देख रहे होंगे कि पिरामिड, ये पिरामिड के रूप में क्यों बनाया, ये किसी और तरह से भी ये एक प्रस्तुत कर सकते थे। तो आपने एक सुना होगा कि 7 अजूबों में से दुनिया के पिरामिड है। गीजा का पिरामिड बहुत ही मिस्र का बहुत ही प्रसिद्ध है। तो आपने देखा होगा कि वो इतने विशालकाय पत्थरों से जैसे निर्मित है। तो आपने सोचा होगा कि जो सबसे किसी ने रखा होगा, तो सबसे पहला पत्थर तो ऊपर नहीं रखा होगा, पहले उसने सबसे पहले नींव के पत्थर बिछाए होंगे। उन जिन्होंने भी वो निर्माण किया, उन महान कलाकारों ने, तो उन्होंने सबसे पहले नींव के पत्थरों को बिछाया होगा। इसी प्रकार आप इसमें भी देख सकते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में आप या इसको उदाहरण लेके देख सकते हैं कि सबसे पहले शारीरिक आवश्यकताओं रूपी नींव को पहले हमें मजबूत करना है। कहीं ना कहीं ये अब्राहम मास्लो महोदय इस सिद्धांत के माध्यम से कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। उसके बाद ही वो सुरक्षा रूपी उसके ऊपर का एक जो तल बोलेंगे उसको वो करेंगे, या उसके बाद ही वो प्रेम इत्यादि सामाजिक उसको क्षेत्र के अपने स्वभाव को या उसके जो आवश्यकताएं हैं उनके प्रति प्रेरित होगा। और इसी प्रकार वो सम्मान आदि और इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार आदि उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के प्रति प्रेरित होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा हो। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है अभी? जी, कृपया हैंड रेस करके या फिर माइक ऑन करके आप प्रश्न, अगर किसी का है कोई, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आपका कोई प्रश्न यदि नहीं है किसी का, तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहूंगा। आप लोगों ने अभी एक पिरामिड का चित्र देखा, या आप सभी से चर्चा की गई कि अब्राहम मास्लो महोदय द्वारा दिया गया ये पंच स्तरीय एक पिरामिड या पदानुक्रम का सिद्धांत था। तो इसमें आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि दूसरे स्तर पर कौन सी आवश्यकता की बात की है ये अब्राहम मास्लो महोदय ने? कोई जवाब देना चाहेंगे? जी भास्कर जी। सुरक्षा की हुई। जी, बहुत सुंदर। और चौथे स्तर पर अगर आपको मैं किसी को कहूं? जी जी आलोक जी। जी, सम्मान, पद प्रतिष्ठा।
जी, बहुत सुंदर। ये इसका मतलब आप अवधान से कक्षा को सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए हम आगे प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। जैसे आपने ऊपर तो देख लिया निम्न स्तरीय में 3 जिन्होंने शारीरिक सुरक्षा और प्रेम की जो आवश्यकताओं को रखा है पहले नीचे से, उनको निम्न स्तरीय कहा है। और आत्म साक्षात्कार और सम्मान की आवश्यकता को उच्च स्तरीय कहा गया है। लेकिन इस सिद्धांत का वर्गीकरण एक दूसरे रूप में भी स्वरूप में मिलता है हमें, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे सर्वप्रथम इसको व्यक्तिगत आवश्यकता का नाम दिया है। सर्वप्रथम जो शुरू की 2 आवश्यकताओं का पदानुक्रम में जो शुरुआती 2 वो हैं, तो इनको व्यक्तिगत आवश्यकता कहा गया है। जैसे शारीरिक और सुरक्षा की आवश्यकता हमारी व्यक्तिगत हो सकती है। हमें नौकरी चाहिए, हमें अपने लिए भोजन चाहिए, अपने लिए मकान चाहिए, आश्रय चाहिए, वस्त्र आदि चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो वो हमारा व्यक्तिगत मामला हो सकता है कहीं ना कहीं। और सुरक्षा में भी हम अगर हमें आर्थिक सुरक्षा हमें चाहिए, चाहे वो नौकरी के स्वरूप में हो, चाहे किसी अन्य स्वरूप में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या किसी भी स्वरूप में हो, वो हमारा व्यक्तिगत कहीं ना कहीं एक विषय हो जाता है। लेकिन इसके बाद अब देखेंगे सामाजिक आवश्यकता को दूसरा वर्गीकरण जो किया है वो सामाजिक आवश्यकता के रूप में किया है, जिसमें वो कहते हैं कि ये प्रेम की आवश्यकता को इन्होंने सामाजिक उसमें रखा है। क्योंकि प्रेम इंसान स्वयं से तो करे, वो तो अलग विषय है, लेकिन हमें कोई ना कोई अन्य यहाँ पर आवश्यक है उसका होना। हमें चाहे मित्रों के रूप में हम उन्हें उससे देखें या हमें अपने गुरुजनों के प्रति उस आदर को भाव ले। यहाँ पे प्रेम का मतलब केवल कोई ऐसा नहीं पति पत्नी या कोई ऐसा कोई संबंध का नहीं है। यहाँ पर स्नेह का भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है या और अन्य शब्दों का भी जिक्र मिलता है कि अपनत्व का भाव हो कहीं पे। तो ये सब हमें सामाजिक आवश्यकता हो सकती है, व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक आवश्यकता हो जाती है। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि सम्मान की वो भी हमारी सामाजिक वो है आकांक्षा कि हम समाज से कभी अपेक्षा करते हैं कुछ ना कुछ कि हमें सम्मान मिलेगा, हम ये कर लेंगे तो सम्मान मिलेगा, या हमें उपलब्धि मिल जाएगी किसी कार्य को करके। तो ये सब चीजें हमारा सामाजिक पक्ष हो जाता है कहीं ना कहीं। और बौद्धिक आवश्यकता में जब हम बात करेंगे तो ये आत्म साक्षात्कार का जो उच्च स्तरीय जो सबसे कहा है अब्राहम मास्लो महोदय ने कि बौद्धिक आवश्यकता हमारी उच्च स्तरीय आवश्यकता हो जाती है। और ये बौद्धिक आवश्यकता इसको नाम दिया है, इसके अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया है। क्योंकि इसमें इंसान स्वयं को जानने के लिए, अपने बौद्धिक पक्ष को मजबूत करने के लिए और स्वयं को अपनी शक्तियों को और ज्यादा अपनी पूरी क्षमता को पाने की कोशिश करता है, उसको जानने की कोशिश करता है और उस पर कार्य करता है। तो ये बौद्धिक पक्ष कहीं ना कहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से भी इसका वर्गीकरण मिलता है। तो यहाँ तक आप सभी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने उसमें। तो अभी यहाँ पर व्यापक रूप में हम देखेंगे कि शारीरिक आवश्यकताएं, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, और बाकी अभी थोड़ा पहले भी हमने इस विषय में चर्चा कर ली है। तो शारीरिक आवश्यकताओं में अन्न, जल, वायु, निद्रा आदि मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं यहाँ पर समाहित हैं, जो हमने अभी चर्चा की थी। सुरक्षा की आवश्यकता में आप देख सकते हैं कि शारीरिक भावनात्मक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता और कार्य सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुरक्षित एक वातावरण। अभी आप देख रहे होंगे कि कई क्षेत्रों में हमें जाने में बहुत समाज में हमें ऐसा लगता है कि नहीं वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि ये देवबंद मुजफ्फरनगर हम जाते हैं कोई, तो पहाड़ी लोग, तो हम सोचते हैं कि यार वो क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, वहां पढ़ने के लिए नहीं जाना या इसलिए नहीं जाना, कार्य के लिए नहीं जाना बाहर। तो ये सामाजिक सुरक्षा का एक जो विषय हो जाता है, तो ये सुरक्षा की आवश्यकता इंसान जो खोजता है, ये उसे समाज में सुरक्षा मिले, उसे एक अच्छी नौकरी मिले सुरक्षित जगह पे, तो ये सब इसके अंतर्गत आता है। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता, सामाजिक संपर्क, इसमें जैसा दिखाया गया है कि सामाजिक संपर्क, हमारे लोगों से कनेक्शन कैसे हैं, हमारे समाज में बॉन्डिंग कैसी है किसी लोगों से, हमारे मित्र हैं, हमारा परिवार है, या हम किसी समूह का हिस्सा हैं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। सम्मान की आवश्यकता में भी हम कहेंगे कि हमें अपने आत्मसम्मान या दूसरों से सम्मान पाने की या किसी उपलब्धि की, इन चीजों की हमें अपेक्षा कहीं ना कहीं रहती है प्रत्येक व्यक्ति में। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत मास्लो महोदय कहना चाहते हैं। और अंत में आत्म साक्षात्कार जो कहा अब्राहम मास्लो महोदय ने, तो इसमें कहा है कि व्यक्ति अपनी
क्षमताओं से पूर्णतः कहीं ना कहीं अवगत होना चाहिए उसे। इन सभी आवश्यकताओं की सिद्धि की या पूर्ति के बाद वो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए भी प्रेरित होता है, जहां उसे आत्मसंतुष्टि इत्यादि चीजों का पाने की कोशिश करता है, वो इन चीजों के प्रति प्रेरित होता है। तो अभी मैं आप सभी के समक्ष कुछ प्रश्न पूछूंगा। मेरा प्रश्न है कि सामाजिक या जो मैंने कहा कि सम्मान की आवश्यकता, उसके अंतर्गत आप क्या समझते हैं, उससे आप क्या समझे? जी भास्कर जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? कि व्यक्तियों को कहीं न कहीं आत्मसम्मान और उपलब्धियों की आकांक्षाएं और जीवन। जी जी बिल्कुल, शोभनम। अन्य कोई कहना चाहेंगे? ठीक है, आप लोगों का कोई प्रश्न है यहाँ तक तो आप बता सकते हैं। किन्हीं महोदय का कोई प्रश्न है? चलिए, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आप लोगों का प्रश्न नहीं है कोई, और समय को ध्यान में रखते हुए मैं प्रकरण को आगे बढ़ाता हूँ। तो इसमें अब प्रमुख बिंदुओं में हम देखेंगे कि जैसे कई उसमें आप ये परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि ये सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ मिला। जैसे परीक्षा की दृष्टि में देख सकते हैं तो सर्वप्रथम 1954 में अब्राहम मास्लो महोदय ने अपनी एक पुस्तक में अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक एक पुस्तक में इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। और अब्राहम मास्लो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्म वास्तविकीकरण, जो आपने भी पिछले स्लाइड में देखा होगा, जो उच्च स्तरीय सबसे उन्होंने सिद्धांत दिया है आत्म साक्षात्कार का, तो उन्होंने सर्वप्रथम इस अवधारणा का अध्ययन किया, ऐसा कहा जाता है। चलिए, और निष्कर्ष यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा। अभी मैं पुनः एक बार आप सभी से पूछूंगा कि क्या आप लोगों का अभी भी कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। जी जी हेलो जी अटल जी, आवाज आ रही मेरी? हेलो अन्य बंधुओं को मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आपकी आवाज? जी पूछिए, प्रश्न पूछिए अपना। जी हाँ, तो मेरा एक प्रश्न है। जी जैसे आप अभी सम्मान के प्रति आप कह रहे थे, जी तो जैसे कि हम कहीं पे किसी जगह पे हैं और किसी क्षेत्र में हैं और हम वहां पे कोई कार्य या हम जैसे वहां पे उपस्थित हैं और हम वहां पे आशा कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे सम्मान मिले, और यदि अगर हम हमारे दृष्टिकोण से वहां पे अगर सम्मान वहां पे नहीं मिल पाता है तो अ, उस समय क्या क्या करना सही रहेगा फिर? नहीं आलोक जी, दरअसल जो प्रकरण के मैं माध्यम से आपको समझाऊं, मेरे सम्मान का यहाँ पे तात्पर्य है कि ये इच्छाओं की पूर्ति को करने के लिए, जो कार्य करने के लिए मनुष्य प्रेरित होता है। एक्चुअल में जो प्रकरण है, जो वास्तव में वो इस संदर्भ में हम कर रहे हैं। तो इस संदर्भ में हमने कहा कहीं ना कहीं मनुष्य के मन में एक वो होता है कि मुझे सम्मान पाना है, या मुझे ऐसे कार्य करने हैं जिससे मैं सम्मानित दृष्टि से देखा जाऊं समाज में। यहाँ पर ये तो जैसे कि हमारे द्वारा किए गए या कोई कार्य है जिससे हमें अपेक्षा रखते हैं कि हमको यहाँ पे सम्मान मिले, और अगर यदि हमको वहाँ पे सम्मान यदि नहीं मिल पाता है तो क्या हतोत्साहित होना चाहिए, या फिर कुछ मतलब कैसे उसको वहाँ पे हम ये कर सकते हैं? जी, मेरे मेरे मत में, मैं इस सिद्धांत के मत में नहीं कहूंगा, क्योंकि इस सिद्धांत के मत में ये वैयक्तिक पक्ष या ये समाज देश काल परिस्थिति के अनुसार पक्ष बदल सकता है। कि जैसे अब कोई इंसान किसी को सम्मान नहीं दे रहा, कोई प्रतिभाओं को सम्मान नहीं दे पा रहा, ये उसकी व्यक्तिगत या किसी समाज की या किसी संस्कृति की अपनी
अलग विशेषता या अपना कोई एक उसका दुर्गुण या जो भी अवगुण कह सकते हैं हम, वो हो सकता है। लेकिन जो इस सिद्धांत के माध्यम से कहा गया है कि व्यक्ति कहीं न कहीं सम्मान के ऐसे कार्य करने के लिए प्रति प्रेरित होता है जहाँ उसे सम्मान की दृष्टि से देखा जाए समाज में। जैसे हम लोग हैं, हम लोग बीएड कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्री कर रहे हैं, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, वो इसलिए भी कहीं न कहीं बन रहा है, एक उसका पक्ष हो जाता है जहाँ सुरक्षा का पक्ष हो जाता है, कि मुझे इससे जीविका अपनी चलानी है, अपना परिवार का पोषण करना है, उनको सुरक्षित रखना है या अपने अस्तित्व के प्रति लड़ना है, ये सब उनका वो पक्ष हो गया। उसमें कहीं न कहीं वो अपने विवाह करेंगे या वो अपने मित्र वगैरह के साथ वो करेंगे, उनके साथ अच्छा समय बिता पाएँगे, उनका प्रेम का पक्ष हो सकता है। लेकिन जहाँ समाज का पक्ष आ जाएगा, वहाँ पे वो सम्मान की दृष्टि से भी उन्होंने कहीं न कहीं उस चीज़ को लेकर चलते हैं, उसलिए प्रेरित हुए हैं उसके लिए हम। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, धन्यवाद। जी। अन्य कोई किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। जी, एक प्रश्न गुरुजी मैं पूछना चाहूँगा आपसे। जी, जी राज जी। जिस तरह आपने हमारे विद्वान के द्वारा जैसे आपने बताया है कि शरीर को मतलब कि सबसे मूलतः रखा गया है कि शरीर को मतलब सबसे पहले अपनों को प्राथमिकता देनी चाहिए, है ना? जी, जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगा जैसे कि शरीर तो चाहता है कि हमारा शरीर चाहता है कि हम क्लास में ना पहुँचे, जबकि आराम से कमरे में सोएँ। हमारा शरीर तो कुछ भी नहीं चाहता कि हम कोई भी काम ना करें। तो क्या हम लोगों को उस शरीर की क्या नाम उस प्रकार से उस दृष्टि से क्या हमको शरीर को क्या नाम आराम पहुँचाना चाहिए? अगर जी, शरीर ये मुख्य है तो? अगर जगपाल ये राज जी, क्षमा चाहता हूँ। राज जी, मेरे हिसाब से ये आपका शारीरिक नहीं, ये कहीं न कहीं आपका मानसिक या आपका बौद्धिक पक्ष हो सकता है, जहाँ पर आपकी इच्छा नहीं हो रही है इस कार्य को करने की। आपका शारीरिक आवश्यकता की बात हुई है यहाँ पे इच्छाओं की बात दूसरी है, यहाँ पे शारीरिक आवश्यकताओं की बात है। जहाँ आपको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता है, जहाँ पर आपको कहीं न कहीं वायु की, स्वच्छ वायु की आवश्यकता है ऑक्सीजन लेने के लिए, जहाँ पर आपको रहने के लिए एक आश्रय की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको पहनने के लिए वस्त्रों की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको पर्याप्त नींद की ज़रूरत है। यहाँ पे शारीरिक आवश्यकताओं की बात है। ये हमारी व्यक्तिगत इच्छाओं की बात यहाँ पर नहीं है, इस सिद्धांत के जो यहाँ पे मैंने समझाने की प्रयास किया। प्रवीण जी, जैसे कि मानसिक विकास भी तो शारीरिक विकास में ही आता है, जहाँ तक मेरे को लगता है। नहीं, मानसिक विकास शारीरिक विकास का एक अंग हो सकता है कहीं न कहीं, लेकिन अगर हम अपनी इच्छाओं को शारीरिक मूलभूत आवश्यकताएँ मैंने जो सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न में मैंने जो रखी बात कि मूलभूत आवश्यकताएँ जो जीवन की हैं, जो शारीरिक आवश्यकता है, कक्षा में ना जाना हमारी आवश्यकता नहीं है शारीरिक। यहाँ पे आवश्यकताओं की बात हो रही है। तो शायद से वो शारीरिक विकास में ही उसका आएगा, क्योंकि मानसिक विकास भी शारीरिक विकास में ही आएगा। अगर हम नहीं जाना चाहते तो कहीं न कहीं हमारे शारीरिक विकास में ही कोई ये हो रहा है अवरोध। जी, क्योंकि इसका मैं आपको एक उदाहरण या मैं थोड़ा दर में कहना चाहूँगा कि मानसिक कहीं न कहीं एक अलग क्षेत्र हो जाता है। शारीरिक में हम एक स्थूल जो ये पांच भौतिक शरीर का जो भारी संरचना है, इस पे हम वो कर सकते हैं। मानसिक पक्ष थोड़ा इससे या अलग हो जाता है। यद्यपि ये आपस में इनका वो है, कनेक्शन है कहीं न कहीं, लेकिन ये कहीं न कहीं अलग भी हैं, पास होते हुए, साथ होते हुए, एक स्वरूप होते हुए। जी। जी गुरुजी जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसा कि जिज्ञासा हुई, जैसे कि आपने भी अभी इसको स्पष्ट किया, तो मैं ये मतलब स्पष्ट कर पा रहा था उसमें कि हम क्या यह मान सकते हैं, जैसा आपने कहा कि शारीरिक विकास जो है उससे हमारा क्या है मानसिक विकास, मानसिक चेतना का कोई संबंध नहीं है, ऐसा आपने जैसे कहा। नहीं, ऐसा नहीं कहा गया है मेरे द्वारा। तो मैं वही स्पष्ट करना चाह रहा, जैसा कि अभी क्या नाम है राज जी ने कहा था कि क्या हम यह मान सकते हैं कि हमारा मन है कि मान लो हम क्लास में नहीं जाना, वो तो एक अलग थोड़ा डायरेक्शन हो गया था, लेकिन उनके मन का जो विचार था कि क्या मन जो मानसिक जो मन है हमारा, क्या वह शारीरिक विकास में हमारे क्या वो नहीं है, सहयोगी नहीं है? देखिए, शारीरिक विकास अलग पक्ष है। मैं यहाँ पर जो चर्चा प्रकरण में मैं कर रहा था कि
शारीरिक आवश्यकताएं जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, यहाँ पर सिद्धांत वह कहना चाह रहा है कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। इसमें विकास का पक्ष कहीं पर वो नहीं है। जी, विकास आवश्यक है। आपने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है कि विकास आवश्यक है, मानसिक विकास आवश्यक है, सर्वांगीण विकास की बात यहाँ पर की गई है हर जगह। पर इस सिद्धांत में कहने का तात्पर्य है कि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। जी जी गुरु जी, मेरे कहने का अनर्थक न लिया जाएगा, तो मैं एक चीज यही कहना चाहता, जैसे कि मैंने कई बार मतलब यह सुना है कि जो शारीरिक विकास का भी क्रम है, जब हम मानसिक रूप से तंदुरुस्त होते हैं तो कहते हैं बल शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त और उसका भी विकास होता है, तो क्या यह हम मान सकते हैं? मेरे हिसाब से बिल्कुल आपने सही कहा है, सही सुना है। मेरे हिसाब से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होगा, और जब हम मानसिक रूप से दोनों पक्ष का पूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन यहाँ पे विकास का पक्ष क्योंकि प्रकरण का नहीं है, तो समय का ध्यान रखते हुए मैं प्रकरण को आगे बढ़ाना सही समझूंगा। जी 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 जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अन्य किसी का कोई प्रश्न है? अस्तु तभी आगे चलते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अब्राहम मास्लो महोदय ने यहाँ पर सिद्धांत दिया है, जिसमें निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति से पहले आवश्यक है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब तक किसी इंसान का शारीरिक या सुरक्षा का पक्ष उसका पूर्ण नहीं हो जाता, उसकी आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो जाती, उसे देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं, अगर किसी इंसान के पास खाने के लिए भोजन नहीं है, रहने के लिए आश्रय नहीं है, तो वो कहाँ सम्मान या ऐसे आत्मसिद्धि जैसे बहुत ही बड़े या जटिल चीजों को समझने के या उनको उसके बारे में सोचने का वो करेगा। सबसे पहले वो अपने भोजन, अपने उदर पूर्ति का पूर्ण करने की सोचेगा। तो यह इस सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है मास्लो महोदय के द्वारा। तो आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, और इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न होगा किसी का, तो आप बाद में भी चर्चा कर सकते हैं हमारे साथ। जी धन्यवाद।